हेलो डियर स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए आया हूँ जो स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। यह एक ऐसा स्टेज होता है जहां आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। एक एजुकेशन काउंसलर के तौर पर मैं आपको एडवाइस करने आया हूं कि आपका लाइफ क्या है यह आपसे बेहतर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम आपको राय दे सकते हैं कि मैट्रिक करने के बाद, 10th करने के बाद आपको किस सेक्टर में जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप सबका रिजल्ट बेहतर आएगा। लॉकडाउन के वजह से जो देरी हो रही है, जो विलम्ब हो रही है, वह बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर आए और आप लोग अपने जीवन के लिए जो भी डिसीजन लेंगे वह बेहतर होगा। आप जो भी डिसीजन लें उसमें सबसे पहले ये सोचना है कि आप क्या है, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आप और आपके फैमिली कितना अफोर्ड कर पाते हैं, कितना खर्च कर पाते हैं, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उतना जो फी है और जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फी पेड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में जाना चाहता है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपके फैमिली बैकग्राउंड अर्थात फैमिली सपोर्ट किस प्रकार से है, आपके माता पिता कितना खर्च कर पा रहे हैं, उनके स्थिति को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है, ये जो आपके हक में बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं कि जब आप 10th करते हैं उसके बाद आप विचलित होने लगते हैं, आप दूसरे के बहकावे में आकर किसी भी सेक्टर में चले जाते हैं, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको समय पर बढ़िया से सोचना है, थोड़ा सा अपने आप में मैच्योर्ड होने की जो आप में गुण धीरे धीरे आ रही है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप किसी और से राय लें। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके टीचर हैं या फिर जो भी जानकार लोग हैं, उनसे आप जरूर राय लें कि आप क्या करें कि आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए कौन सा सेक्टर चूज करना बेहतर होगा जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको बैक नहीं होना पड़ेगा, फिर उस गार्जियन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आपको उनके सर दर्द के रूप में आपको लौटना नहीं पड़े। ये सब आप पर और आपके गार्जियन पर, आपके मनोवृत्ति पर ये सब निर्भर करता है। चलिए तो हम चलते हैं कि ये बताते हैं आपको कि इस 10th के बाद आपके लिए क्या बेहतर होना चाहिए। तो आज मैं संक्षिप्त में कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसे जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके लिए इतना बड़ा सेक्टर खाली है कि किसी भी सेक्टर में अगर आप चले जाते हैं तो आपका लाइफ सेट। पढ़ाई का अर्थ ज्ञान होता है, नौकरी नहीं। सबसे पहले तो माइंड में ये सेट कर लें कि पढ़ाई का अर्थ ज्ञान होता है, नौकरी नहीं। तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ते हैं, और आपका ज्ञान अगर सही है तो मैं मानता हूं कि आपको कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप देखिए कि जब आप 10th करते हैं उसके बाद 3 रास्ते आपको नजर आते हैं। सबसे पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। देखिए कौन किस सेक्टर में जा रहे हैं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे। अगर फैमिली बैकग्राउंड जिस प्रकार से आपका सपोर्टिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे, और खासकर ये डिसीजन लेंगे कि आप कितना लेबर कर पाएंगे, कितना मेहनत कर पाएंगे, ये बहुत मायने रखता है। तो देखिए जब आप मैट्रिक करते हैं तो आर्ट्स या फिर कॉमर्स, ठीक है, ये 2 सेक्टर है। उस 2 सेक्टर पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा साइंस पे। अगर आप साइंस पढ़ते हैं
तो साइंस में क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कुछ बता रहा हूं उसको आप गौर से देखें, गौर से सुने और फिर आप विचार करें इस पर। और विचार करते वक्त आप अपने गार्जियन को भी ध्यान में रखें और आपके पास बहुत समय है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, विचार करने के लिए। ये मात्र मेरा यह सलाह है, मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, आपको एक सलाहकार के रूप में आपको बता रहा हूं। ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरा जजमेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम में से किसी की रुचि है कि हम टीचिंग लाइन में जाते हैं, हम टीचिंग लाइन को अपना रहे हैं, हम एक टीचर के तौर पर कार्य करेंगे और बात 100% सही है, एक टीचर से अच्छा कोई जॉब नहीं है। जो समाज का निर्माता है, जो राष्ट्र का निर्माता है, जो एक चपरासी से लेकर एक पीएम तक, एक प्रेसिडेंट तक बनाता है, वह टीचर वाकई में बहुत ही गरिमा का पद है। तो चलिए हम सबसे पहले टीचिंग से शुरू करते हैं कि एक टीचर का पोस्ट पाने के लिए आपको किस सेक्टर में जाना पड़ेगा। उससे पहले ये जानते हैं कि अगर आईएससी अगर आपने साइंस से किया है तो आप आगे जाकर, अगर आप साइंस में नहीं तो कॉमर्स और आर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। इसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी कि आपके लिए इतने सारे कोर्स के भरमार पड़े हैं कि आप एक कोर्स कोई भी चूज कर लीजिए। मैं समझता हूं कि लाइफ सेट कैसे, देखिए इसे। आप इस वीडियो को देखते समय अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोचिएगा और अपने मेहनत के बारे में, जितना आप लेबर करते हैं, जितना लेबर की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद आप खुद जज करेंगे कि कौन सा सेक्टर, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए एक टीचिंग के लिए, एक टीचर के लिए क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप 12th करते हैं आईएससी बायोलॉजी से, 2 सेक्टर आता है साइंस में, एक मैथ और दूसरा बायो। मैथ से आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, दूसरा कोई सेक्टर कारगर नहीं है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो कोई रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लीजिए, या फिर आईआईटी, या फिर आप जेईई मेंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जो बीटेक एमटेक कराते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सुनने की जरूरत है कि हाँ कौन सा ठीक रहेगा, उसको जांच परख कर तब आप जाएं। लेकिन चलिए यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग एक टीचिंग के लिए कि जैसे ही आप मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं, आईएससी बायोलॉजी से करते हैं, तो उसके बाद क्या क्या आपके लाइफ के लिए है। तो बायोलॉजी जैसे ही आप लेंगे, सबका दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। बस ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किधर जाते हैं। तो देखिए पहला, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर ये देखिए कि एक टीचर बनने के लिए आप आईएससी कर रहे हैं तो आईएससी के बाद डीएलएड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं वहीं से आगे बढ़ना, आगे अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग शिक्षक प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। अर्थात शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आप आईएससी के बाद डीएलएड कर लेते हैं तो इसके बाद आप 1 to 5, 1 to 8, माने 1 to 5 से लेकर आप 6 to 8 में आप एबल हो जाएंगे, वहां टीचर आप बन सकते हैं। उसके लिए टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। अगर आप बीएससी करते हैं, आईएससी के बाद बीएससी जिस सब्जेक्ट को आप चूज करें, क्योंकि आप बायोलॉजी से अगर हैं तो जूलॉजी बॉटनी ले सकते हैं या फिर केमिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आप मैथ से हैं तो आप मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे ही आप बीएससी करेंगे, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप बीएड कर लेंगे। तो अगर बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आप हाई स्कूल के लिए, अर्थात 10th तक जो स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, उसमें आप टीचर बन सकते हैं। उसमें भी आपको स्टेट निकालना पड़ेगा या सीटेट निकालना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर एमएससी, उसके बाद आपका एमएससी आता है। एमएससी के बाद बीएड करते हैं तो +2 स्कूल जो है, अर्थात उच्च माध्यमिक है, उसमें टीचर आप बन सकते हैं।
अगर इसमें भी नहीं बनना है, आपको हाई स्कूल प्लस 2 का टीचर नहीं बनना है, आपको आगे का सपना है आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए देखिए आप एमफिल कर सकते हैं। एमफिल अगर नहीं करते हैं, अब तो सिस्टम हो गया कि एमफिल के बाद आप पीएचडी में जाएंगे, तो एमफिल के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसके लिए प्रोफेसर बनने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेट। क्या कहते हैं? नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस नेट को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। चलिए आप चलते हैं इस सेक्टर में। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, इस सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, तो दूसरा सेक्टर एक नर्सिंग आता है। आज से लगभग 28 साल पहले राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां मेल और फीमेल नर्सिंग कॉलेज थे, अर्थात मेल के लिए भी नर्सिंग कॉलेज थे। तो ये हमारा सोचना गलत होगा कि सिर्फ लड़कियां ही नर्स बन सकती है, नहीं, मेल भी नर्स बन सकते हैं। आज के डेट में सभी स्टेट में, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट का जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी है, वहाँ एक एक मेल नर्सिंग कॉलेज सरकारी है, अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा है। तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। अब देखिए इसके लिए मेल नर्सिंग, फीमेल नर्सिंग, उसमें एक कोर्स होता है एएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, ऑलरेडी डिग्री कोर्स है, अर्थात आपको बीएससी करने की अलग से जरूरत नहीं है, आप बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी डिग्री कोर्स कर लिए, ठीक है। तो कहीं भी आप ए ग्रेड के नर्सेज में जा सकते हैं, अर्थात नर्सेज की जो ग्रेड है वह 3 होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो आप ए ग्रेड के नर्स में आप जा सकते हैं। अगर इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्यों डॉक्टर के पीछे पीछे रहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि आप अपने गोल को पाए, अचीव करें। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद आता है फार्मा। फार्मा अर्थात दवाइयों की बात कर रहे हैं हम, औषधियों की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे छोटा कोर्स होता है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर उससे ऊपर चलते हैं तो बी फार्मा, उससे ऊपर एम फार्मा। जहां जहां बी लगा है, बी फॉर बैचलर, अर्थात डिग्री कोर्स है। तो आप जिस बैचलर कोर्स को भी करते हैं, अलग से बीएससी करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आपका डिग्री कोर्स है। अगर आप फार्मा में नहीं चाहते हैं कि हम फार्मा में इंटरेस्टेड नहीं हैं, फार्मा हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं, फार्मा को मत कीजिए ना आप, आगे देखिए। तो कुछ कोर्स में पैरामेडिकल की भी आपको बता रहा हूं कि पैरामेडिकल में डेंटल या फिर ऑप्टोमेट्री, आई हॉस्पिटल में कभी गए होंगे और या आपके आंखों का जांच हुआ होगा, ABCD पढ़वाया गया होगा, वह ऑप्टोमेट्री कोर्स किए होते हैं, अर्थात डिप्लोमा कोर्स किए होते हैं। उसमें भी बहुत सारे कोर्स है, BSc ऑप्टोमेट्री भी है। तो उसमें जौन सा भी कोर्स आपको अच्छा लगता है पैरामेडिकल में आप ले सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कभी कराए होंगे तो सोनोग्राफी। अगर इस तरह से नहीं, आजकल डेयरी फार्म खुल रहा है हर जगह, डेयरी उद्योग की बात करते हैं, उसमें भी डेयरी कोर्स जो है वह पैरामेडिकल के अंदर ही आता है, अर्थात मिल्क का चेक करना, ठीक है, उस आइटम माने उस क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये सब डेयरी फार्म प्रबंधन जो है उसके अंतर्गत आता है और इसमें बहुत से पोस्ट हैं जो पैरामेडिकल पे आधारित है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं मत जाइए। लगता है कि आप उससे भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लैब में जा सकते हैं। लैब का अर्थ कि जहां खून पेशाब जांच होती है, ये तो सिंपल वे में आप समझ रहे हैं। चलिए उसमें बात करते हैं, सबसे छोटे कोर्स की बात करते हैं। पहले MLT हुआ करता था, अब डिप्लोमा इन MLT मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया है। तो DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर इसे नहीं करना है तो इसमें भी बैचलर कोर्स कर सकते हैं, MLT कर सकते हैं, अर्थात BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या उससे बड़ा MMLT मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। चलिए अगर आपको लगता है कि कौन दूसरे का खून पेशाब गिजने का काम करे, चेक करे, ये मेरे बस में नहीं है,
कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए ना, आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप जिधर जाना चाहते हैं ऑप्शन ही ऑप्शन है, उसे तो देखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं फिजियोथेरेपी। आने वाला समय हम सबके लिए फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा स्थान होगा जिसके शरण में हम सभी जाएंगे। जिस प्रकार से हम सभी अपने काम को नहीं कर पाते हैं, कामचोर बन गए हैं, अर्थात हमसे शारीरिक मेहनत नहीं हो पाता है, शरीर हमारा सुस्त होते जा रहा है, हमारे जोड़ों में ऐंठन दर्द हो रहा है, गर्दनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, या शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाएंगे, ये 100% श्योर है। चलिए उसमें कौन सा कोर्स है? एक कोर्स होता है उसमें डीपीटी अर्थात डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट। अब डिप्लोमा नहीं करना है, उससे भी बेहतर कोर्स करना है तो कीजिए ना, बीपीटी अर्थात बैचलर इन फिजियोथेरेपी। वो भी नहीं करना, उससे ऊपर एमपीटी मास्टर इन फिजियोथेरेपी। कोई बात नहीं, ये नहीं करना है। आपको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये बेकार है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। आपको लगता है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा है, उसके आगे सोचिए। ये आपके लिए खुश नसीबी है कि उससे भी बेहतर कोर्स मिल रहा है। चलिए हॉस्पिटल तो आप सभी गए होंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावे, नर्सेज के अलावे कुछ खास स्टाफ होते हैं। वह होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत हॉस्पिटल मैनेजर, अर्थात जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक पोस्ट है, सरकार द्वारा सभी यूनिवर्सिटी में भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। अगर वो पसंद नहीं आता है तो मेडिकल एडवाइजर होता है, अर्थात आप चिकित्सीय सलाह दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर उस कोर्स को नहीं करता है आदमी, कोई बात नहीं, मत कीजिए। हॉस्पिटल में ही एक पोस्ट होता है पीआरओ अर्थात पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसे जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं, जिसमें मरीजों के साथ साथ उनके अभिभावकों से या अन्य लोगों से आपको संपर्क करना पड़ेगा और उनके स्थिति को जानना पड़ेगा और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अर्थात हॉस्पिटल और मरीज के बीच की आप कड़ी है, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, यही आपका कार्य होगा। बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेशन का कार्य होगा। चलिए ये भी पसंद नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में उस तरह का काम नहीं करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो रेडियोलॉजी की बात सुने होंगे। आप में से कभी कोई एक्सरे कराया होगा अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का, तो सबसे छोटा टेस्ट रेडियोलॉजी का एक्सरे। आजकल डिजिटल जमाना आ गया है, इसलिए डिजिटल एक्सरे चल रहा है। एक्सरे नहीं करना है, कोई बात नहीं, डिजिटल एक्सरे। लेकिन अब डिजिटल एक्सरे से ऊपर की बात करते हैं, सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन से भी ऊपर की बात करते हैं एमआरआई। एमआरआई का अर्थ मेडिकल रिजनेबल इमेज। इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं है अभी रेडियोलॉजी में, क्योंकि इसमें 11.5 टन मैग्नेट होता है। अगर आपके परिवार का कोई कभी टेस्ट कराने गया होगा तो जितने भी महिला अगर कोई है तो जो भी जेवर, जो आभूषण होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। आपके पॉकेट में एक पेन तक नहीं होगा, एक सिक्का तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना मैग्नेटिक पावर होता है कि आपको कपड़ा सहित खींच लेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी मेटल अलाउ नहीं होता है। लेकिन इसमें बहुत से रेडिएशन होते हैं। जैसे ही आप जाएंगे आपका दम घुटने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं बेकार जगह आ गया, मैं मरीज के साथ तो खुद यहाँ बीमार पड़ने आ गया। कोई बात नहीं, आप वैसे जगह मत जाइए। मैं भी बोलता हूँ, आप में तो डॉक्टर बनने की गुण है, कोई बात नहीं, डॉक्टर बनिए। देखिए डॉक्टर सेक्टर की बात जब करते हैं तो एक होता है एमबीबीएस। ये सभी बैचलर डिग्री है। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी। सबसे बड़ा डॉक्टर तो आप एमबीबीएस सुनते हैं। उसके बाद आप जिस तरह से इसमें पीजी करते हैं,
एमएससी करेंगे उस प्रकार से उसमें एमएस करते हैं या एमडी करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि एमबीबीएस जो आप करते हैं, एमबीबीएस का एक ऐसा पेपर लास्ट में आपको देना पड़ता है जो आप जिस सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, जो आपकी हॉबीज होती है, उस सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। आप एमबीबीएस में देखते होंगे कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, कोई पीडियाट्रिक्स है, कोई ईएनटी है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट के लिए अर्थात कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई यूरोलॉजिस्ट है। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं, लेकिन उसमें जो फिजिशियन होंगे उनको एमडी करना पड़ेगा, लेकिन जो सर्जन होंगे उनको एमएस करना पड़ेगा, अर्थात सर्जरी के लिए मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, लेकिन आपके पास उतना पैसा हो, आज के डेट में मिनिमम 20 से 30 लाख एमबीबीएस के लिए। अब ये आपको देखना है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना सपोर्ट करता है। अगर उससे कम पैसा है फिर भी आपके मन में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उससे नीचे एक सीढ़ी नीचे उतरिए, BAMS। क्या है? BAMS, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज के डेट में BAMS हो, BUMS हो या MBBS हो, सभी के सभी एलोपैथ एडवाइज कर रहे हैं। जो मेरा अपना देखने का, समझने का जो तजुर्बा है, मैं उसकी बात शेयर कर रहा हूं। चलिए, अगर आपके पास BAMS के लिए भी 5 से 7 लाख रुपया नहीं है, तो उससे कम में आइए BUMS, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, अर्थात जो पहले यूनानी पद्धति की बात हम लोग करते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं, या यूनानी मेडिसिन पे आधारित है। ठीक है, अगर इसे करते हैं तो आज के डेट में वैसे तो 3 से 4 में हो जाएगा, 3 से 4 लाख में, लेकिन वह आपके मेंटेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेंटेन करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है, आपको अपने शरीर पर व्हाइट कोट चाहिए तो चाहिए। तो इस व्हाइट कोट के लिए आप BHMS ले सकते हैं, अर्थात बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप आए दिन देखते होंगे हर चौक चौराहे पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर आपको BHMS मिल जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाएंगे, जो कम पैसे में इलाज करते हैं। आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कि आप BHMS ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं करना है, कोई बात नहीं कीजिए, आप नहीं कीजिए, लेकिन आप BPT कर सकते हैं। अगर 1 लाख से कम रुपया आपके पास है तो BPT ले सकते हैं, अर्थात बैचलर इन फिजियोथेरेपी। यहां पर देखिए, फिजियोथेरेपी आप दिल्ली में भी इंद्रप्रस्थ से कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सब जगह जो ऑथराइज है वहां से कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है, खासकर मैं महिलाओं के लिए एक ऑफर बता रहा हूं। डाइटिशियन का नाम आपने सुना होगा, अर्थात डाइटिशियन न्यूट्रिशन की बात सुने होंगे, पोषण की बात सुने होंगे, ठीक है, आहार की बात सुने होंगे, अर्थात आपको आहार के बारे में जो डॉक्टर्स बताते हैं वो डाइटिशियन होते हैं, कि कब क्या आपको खाना चाहिए, आपके शरीर को किस प्रकार से रोग है, उस रोग को समझने के लिए किस प्रकार से आपको भोजन लेना होगा कि आप फिट रहें, आपका शरीर फिट रहे। आपका जब शरीर फिट रहेगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम इतने सारे कोर्स हमने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें से भी कुछ चूज कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने से
आपको ऐसा समझ में आएगा कि मैट्रिक के बाद जब हम इंटर साइंस में बायो लेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। बहुत से ऑप्शन हैं जो आपके लिए कभी बेकार नहीं होने देंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।